जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें, शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठकें होंगी और विभिन्न विभागों से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम और मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठक होगी। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभागों से जुड़े हुए अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे, जानकारी सीएम को देंगे। तो ये आज के प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, जहां शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। अब खबर जयपुर से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह मंगला आरती में गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शनों के बाद मंदिर में मौजूद लोगों से मुलाकात भी की, बातचीत भी की। तो आज सुबह मंगला आरती में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की। अपनी धर्म पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन आदि किया और उसके बाद रवाना होते हुए वहां मौजूद लोगों से, भक्तों से मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। सुबह सुबह मंगला आरती के दर्शन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। और फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरपीएससी ने सख्त किए हैं आवेदकों के लिए नियम। बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर आरपीएससी का सख्त रुख। बिना योग्यता आवेदन किया तो उम्र भर नहीं दे पाएंगे परीक्षा। बिना योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का फॉर्म भरने वाले ई मित्र का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। आरपीएससी अन्य भर्ती एजेंसी को भी उपलब्ध करवाएगा ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र वापस लेने का मौका दिया है, लेकिन अगर फिर भी आवेदन वापस नहीं लिए जाते हैं तो इन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होगी। तो आरपीएससी की ओर से अन्य भर्ती एजेंसी को भी ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा और आवेदन पत्र वापस लेने का एक मौका आरपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को दिया गया है। अगर नहीं लिए जाते हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा, इन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होगी। आरपीएससी ने आवेदकों के लिए नियम अब सख्त कर दिए हैं। बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर आरपीएससी का ये सख्त रुख। बिना योग्यता आवेदन किया तो उम्र भर परीक्षा नहीं दे पाएंगे और साथ ही जो ई मित्र बिना योग्यता वाले अभ्यर्थियों का फॉर्म भर रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये नियम वाकई सख्त। बिना योग्यता आवेदन किया तो फिर उम्र भर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिना योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का फॉर्म भरने वाले ई मित्र का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। आरपीएससी की ओर से ये सख्त नियम कर दिए गए हैं तमाम आवेदकों के लिए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, आरपीएससी की ओर से लगातार ऐसे नवाचारों की खबरें आती हैं और अब एक और सख्ती की कदम बढ़ा दिया गया है आरपीएससी की ओर से। जो भी बिना योग्यता वाले अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, वो फॉर्म ही अब फिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये सख्ती न सिर्फ उन आवेदकों पर होगी बल्कि ई मित्र पर भी होगी, क्या जानकारी? आपको बता दें कि आरपीएससी द्वारा जून और जुलाई माह में बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। ऐसी परिस्थिति में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे में उनके द्वारा आवेदन कर दिया जाता है और फिर वो कूटरचित तरीके से जो है दस्तावेज लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए राजस्थान जो आरपीएससी है उसके द्वारा ये जो सख्त कदम है वो उठाया गया है और उसमें बाकायदा कहा गया है कि अगर आप योग्यता के अनुसार फॉर्म, अगर आप बिना योग्यता के फॉर्म आवेदन करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो आरपीएससी की आगामी परीक्षा है उसमें ऐसे अभ्यर्थी को जो है डिबार करने के साथ ही विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है वो जो है अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल कुणाल, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें आरपीएससी की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है।
और जयपुर में आरएस अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल से संबंधित मामले में अपडेट आपको बता दें, कल 7 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे। देर रात एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हो गई। परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग लगातार धरने पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे हैं और आज धरने का चौथा दिन है। देर रात एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, क्या कुछ अपडेट देखिए, लगातार आज चौथा दिन है धरने का और कल जिस तरीके से जानकारी मिल रही है एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हुई, क्या अभी भी प्रशासन की ओर से मुलाकात नहीं की गई है, बातचीत नहीं की गई है? देखिए, क्योंकि लगातार इस पूरी मांग को लेकर 4 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं। कल जो है इन अभ्यर्थियों में से 60 जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भूख हड़ताल यहाँ पर की गई थी। ऐसे में लगातार क्योंकि 2 डिप्टी सीएम के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर लेटर के अलावा मंत्री करोड़ीलाल मीणा भी पूरे मामले को लेकर जो है बात कर चुके हैं अभ्यर्थियों से और उनको आश्वासन दिया है। ऐसे में क्योंकि परीक्षा की तारीख नजदीक है और 7 जो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे, कल देर रात एक अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी उसकी तबीयत जो है खराब हो गई। मनीषा। कुणाल, क्योंकि अभी मामला लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और कल भी जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, परीक्षा की जो तारीख है वो अब बहुत नज़दीक है। ऐसे में अगर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जाता है तो इनकी पढ़ाई का जो समय है वो भी निकलता जा रहा है। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो 2023 आरएस परीक्षा है उसका जो अभी तक परिणाम है वो नहीं आया, उसके साक्षात्कार चल रहे हैं। इसके अलावा जो 2024 की परीक्षा है, ऐसे में ये जो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 2023 की परीक्षा में हो जाएगा वो 2024 की में बैठेंगे, तो ऐसे में अभ्यर्थी को सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह की स्थिति भाजपा तनाव के बीच बनी थी, उस बीच जो है पढ़ाई प्रभावित हुई, ऐसा इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। यही कारण है कि पहले इन्होंने कैंडल मार्च की तरह पर कैंडल मार्च निकाला था, दोनों डिप्टी सीएम से मिले और उसके बाद इनके द्वारा पत्र जो है लिखा गया और अब जो है ये अभ्यर्थी 4 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं और कल जो है इनके द्वारा भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था। 7 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे और देर रात एक अभ्यर्थी की जो है तबियत भी खराब हुई। इनका कहना है कि हम आर पार की लड़ाई में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जो है पूरे मामले को लेकर जो है हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और आगामी समय में जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आंदोलन तेज होगा। मनीषा। चलिए, शुक्रिया कुणाल फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार चौथे दिन भी ये अभ्यर्थी धरने पर हैं और इनकी मांग लगातार यही कि परीक्षा की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने का चौथा दिन है। 7 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें कल देर रात एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हुई। और अब जयपुर की बस्ती से बड़ी खबर, जहां तुंगा पंचायत समिति में उपचुनाव आज वार्ड संख्या 13 में पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है। कुलाच पोलिंग बूथ पर मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। बीजेपी से गीता देवी मीणा और कांग्रेस से सोनिया गुर्जर उम्मीदवार हैं। वार्ड संख्या 13 में पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है और पूरी व्यवस्थाओं के बीच मतदान जारी है। कुलाट पोलिंग बूथ पर यह मतदान चल रहा है। जयपुर के बस्सी से खबर, जहां तुंगा पंचायत समिति में उपचुनाव आज है। वार्ड संख्या 13 में पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ये उपचुनाव। बीजेपी से गीता देवी मीणा, कांग्रेस से सोनिया गुर्जर उम्मीदवार हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सहयोगी महेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ पूरी जानकारी देखिए, उपचुनाव हो रहे हैं वार्ड संख्या 13 में, फिलहाल तक की अगर बात करें कितने लोग पहुंच रहे हैं सुबह से? जी बिल्कुल, बता दूं बस्ती विधानसभा के तुंगा पंचायत समिति में आज उपचुनाव हो रहे हैं। वार्ड संख्या 13 में पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई थी। 2 विद्यालयों में 4-4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। टोटल 8 पोलिंग बूथ है। उपचुनाव की मॉनिटरिंग एसडीएम ओम प्रकाश मीणा कर रहे हैं। शांतिपूर्वक अभी तक मतदान जारी है और सुरक्षा के चाक चौबंद है। फिलहाल भाजपा से गीता देवी मीणा और कांग्रेस से सोनिया गुर्जर मैदान में है। तुंगा के गढ़ की ग्राम पंचायत में उपचुनाव चल रहा है और 9 बजे तक मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। जी
बिल्कुल महेश, और क्योंकि देखिए सुबह सुबह का वक्त है तो ऐसे में लोग कम संख्या में भी पहुंचते हैं। बाकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दूं, सुबह सुबह ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं अपने घर से बाहर निकलकर मतदान देने के लिए बड़ी संख्या में मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपना मतदान देकर जा रहे हैं। वहीं बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा के चाक चौबंद है, पुलिस जाब्ता सही से सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। इस पूरे मामले को जो बस्ती एसडीएम ओम प्रकाश मीना है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया महेश जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मतदान को लेकर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद हैं और लगातार सुबह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। परिवहन विभाग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए तैयार नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर। बड़ी खबर, करीब 18 महीने बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं कर पाया परिवहन विभाग ये सॉफ्टवेयर। ऐसे में ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल ट्रायल से बन रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। करीब 1.5 साल पहले कंपनी का टेंडर खत्म हो गया था। इसके बाद विभाग को DOIT से तैयार करवाना था ये सॉफ्टवेयर, जिससे जयपुर के अलावा प्रदेश के कई आरटीओ में हो रही है मैनुअल ट्रायल। वहीं विद्याधर नगर आरटीओ ऑफिस में तो ट्रैक का सिविल वर्क तक फिलहाल नहीं हो पाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार नहीं हुआ है। 18 महीने बीत गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, परिवहन विभाग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं हुआ है और 18 महीने बीत गए हैं, बड़ी बात अपने आप। बिल्कुल मनीषा, देखिए जो परिवहन विभाग है उसमें कई बार अनियमितताएं सामने आई थी। इसको लेकर जो ड्राइविंग ट्रैक है उसको लेकर कि किस तरह से जो ट्रायल देना है, जो वाहनों का फिटनेस के लिए, वाहनों की फिटनेस के लिए जो ट्रायल होना है उसकी अनियमितता सामने आती थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए मैनुअल करने की बजाय इसको ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल करने की बात सामने आई थी और लगातार ये किया भी जा रहा था। उसके बाद में जो कंपनी थी उसका टेंडर खत्म हो गया था। करीब 18 महीने यानी 1.5 साल बीत चुका है और ना ही तो किसी तरह का कोई टेंडर निकला, क्योंकि टेंडर इस वजह से नहीं निकला, परिवहन विभाग को निर्देश मिले थे और बैठक में सामने आया था कि DOIT जो कि राजस्थान सरकार का ही जो विभाग है जो पूरा IT सिस्टम देखता है, तो DOIT से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए। लेकिन क्या कारण रहे, क्या वजह रही, ये अब स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ। इसके वजह से फिलहाल जो है राजधानी जयपुर के जो 2 आरटीओ है, दोनों आरटीओ समेत पूरे राजस्थान भर के जो आरटीओ रीजन है वहां पर मैनुअल ट्रायल हो रहा है। और चूंकि जब मैनुअल ट्रायल में अनियमित आई थी तभी ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी और वापस पुराने ढर्रे यानी मैनुअल की तरफ अगर परिवहन विभाग जा रहा है तो ये एक सोचने वाली बात है। वजह क्या है और क्या कारण हो सकते हैं, इसको जरूर जानना चाहिए। जो तमाम उच्च अधिकारी उनको देखना चाहिए कि आखिर ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर तैयार ना करके मैनुअल क्यों करवाए जा रहे हैं। क्या परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो नहीं चाहते कि अगर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो अनियमितताएं रुक जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि जो गड़बड़ियां हैं वो मिलीभगत से होती हैं। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि इस पर कितना संज्ञान लेता है परिवहन विभाग का जो आला सिस्टम है वो, और दूसरी तरफ जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी ऐसे जो सिस्टम है, सिस्टम को मजबूत करने वाली चीजें अगर वो समय पर पूरी नहीं हो रही हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के हित में भी है। अगर गड़बड़ियां रुकेंगी ट्रायल में तो ये परिवहन जो सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा, उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान दिया होगा और साथ साथ जो भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। तो अब देखा जाएगा कब तक सॉफ्टवेयर तैयार होता है और कब तक फिर से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल शुरू होते हैं। अच्छा सुनील, एक बड़ी बात, क्या अभी तक जिम्मेदारों की ओर से इस मामले में कुछ कहा जा रहा है या ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, संज्ञान में ही नहीं है? देखिए मनीषा, अगर 18 महीने बीत चुके हैं और अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और किसी तरह का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ तो ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं
ये जो पूरा मामला है ये ठंडे बस्ते में है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, यही जी। वजह है। अगर जिम्मेदार ध्यान देते तो जी। कोई भी चीज असंभव नहीं है, उस पर काम तो शुरू हो जाना चाहिए था। सॉफ्टवेयर कब तैयार होगा उसकी डेडलाइन भी मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि ना तो सॉफ्टवेयर की कोई डेडलाइन का अभी तक पता चला है, सॉफ्टवेयर कितना तैयार होगा, क्यों तैयार नहीं हो रहा, इन किसी भी सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है कि जिस आरटीओ जयपुर में जो आरटीओ सेकंड है उसकी बात कर रहे जी। हैं, वहां पर जो ड्राइविंग ट्रैक रहता है, जो ट्रायल ट्रैक रहता है, उसका एक सिविल वर्क होता है कि अगर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होगा तो उसके हिसाब से उस पूरे ट्रैक को तैयार किया जाता है। वहां पर ट्रैक ही तैयार नहीं है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये शायद ये कागजी बातें हो सकती हैं, धरातल पर अभी तक कुछ देखने को चलिए। नहीं मिला है। बिल्कुल सुनील, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए इस ओर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है 18 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक जो है वो तैयार नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। हालांकि करनी सेना के जरिए होने वाले महासम्मेलन को स्थगित करने की जानकारी भी सामने आ रही है, तो उधर तेजवीर सेना ने भी खरनाल गांव में एकत्रित होने का आह्वान किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले भर में धारा 163 लगा रखी है। जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने सार्वजनिक जुलूस, धरना प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है। तो हनुमान बेनीवाल के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है और करनी सेना ने यहां विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। महासम्मेलन को स्थगित करने की भी जानकारी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी महेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है हनुमान बेनीवाल के आवास पर, और फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के बयानों के बाद करनी सेना ने नागौर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसके चलते सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर आज अलसुबह ही भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। जी। वहीं उधर तेजवीर सेना ने भी खरनाल गांव में एकत्रित होने का आह्वान किया था। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने धारा 163 लगा रखी है। जी देखिए, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से महासम्मेलन होने वाला था, जानकारी उसकी मिल रही है स्थगित करने की, क्या ये सही खबर है? बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से करनी सेना ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि भाई विरोध प्रदर्शन है जो प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया जा रहा है। जी। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल हनुमान बेनीवाल के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। करनी सेना की ओर से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, महासम्मेलन की चेतावनी दी गई थी, जिसकी फिलहाल जानकारी है कि उसे स्थगित किया गया है। और बूंदी के हिंडौली से बड़ी खबर, जहां हिंडौली में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे जांच केंद्र, ब्लॉक के सबसे बड़े अस्पताल में प्रसूताओं से अवैध वसूली से जुड़ा हुआ मामला। प्रसूताओं से अवैध वसूली को चिकित्सा विभाग का मौन समर्थन है। चिकित्सा प्रभारी के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मामले को रफा दफा कर दिया है। आरोपी नर्स सहित सफाई कर्मी को क्लीन चिट दे दी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक प्रसूताओं से अवैध वसूली की गई थी। लैब संचालकों के ब्लॉक कार्यालय में दिए दस्तावेज भी अधूरे हैं। प्रसूताओं से अवैध वसूली को चिकित्सा विभाग का ये समर्थन, मौन समर्थन, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया है। आरोपी नर्स सहित सफाई कर्मी को क्लीन चिट दे दी गई है। आप डिलीवरी लेके आए थे, तो डिलीवरी होने के बाद में आपसे यहाँ पे किसी ने पैसे लिए क्या? लिया। किसने लिए? 1000। पैसे किसने लिए आपसे? साफ सफाई में। ठीक है, आप डिलीवरी लेके आए थे, तो डिलीवरी होने और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमलेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, वैसे तो ऐसे मामले प्रदेश भर से सामने आते हैं, लेकिन जब ऐसे मामलों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, बावजूद जो भी चिकित्सा प्रभारी हैं जिनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, इससे कैसा मैसेज आएगा? वो एक तरफ तो ये दावा करते हैं सरकारी चिकित्सालय के प्रसूताओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है,
की जा रही है, उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, निःशुल्क यहाँ डिलीवरी की सुविधा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये बात सामने आती है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई प्रसूता के परिजनों को डरा धमकाकर पैसे वसूल की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की ये योजना है उनको धक्का लगता है और वो केवल नाम की योजना रह जाती है। महिलाओं से जिस तरह से वसूली की जा रही है, उनके परिजनों से सफाई के नाम पर, डिलीवरी के नाम पर उनको डरा धमका कर की डिलीवरी हम रेफर कर देंगे, तो लोग और इसी चक्कर में महिला और उनके साथ रहने वाले परिजन उनको पैसा दे देते हैं और इसी के ऊपर जब कार्रवाई नहीं होती, केवल जांच के नाम पर जांच कर और उस दोषी जो चिकित्सा कर्मियों को आप क्लीन चिट दे देते हो, तो ये एक तरह से ये पूरा मामला हो जाता है कि इसमें पूरी ही मिलीभगत है, पूरी ही प्रशासनिक जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा अपने अस्पताल का, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिला हुआ है। अब जब समर्थन मिल रहा है, मौन समर्थन, वहां पर जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पर आपत्ति हो रही होगी। क्या उनकी ओर से वापस इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की गई है? पहले तो जब उनके परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने पैसा बताया था कि हमसे पैसा लिया गया है। उसके बाद जब जांच की गई इसमें भी यही सामने आया कि परिजनों ने पैसे लेने की बात कबूली है, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा अधिकारियों की टीम ने जिसने जांच की, उन्होंने जो दोषी चिकित्सा कर्मी महिला और थी उसको क्लीन चिट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में लोगों का मनोबल भी टूटता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती और वसूली लगातार दर बदर बेतुर जारी है। साझा करने के लिए कमलेश, और निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए और प्रशासन के जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए।